जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी मंथली करंट अफेयर सेशन में। दोस्तों, आज का मंथली करंट अफेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम मई 2025 के करंट अफेयर्स को पढ़ने जा रहे हैं। अगर आपने हमारे पुराने जो मंथली करंट अफेयर्स है उसे नहीं देखा तो आप जाकर के देखिएगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई अभी जो पढ़ रहे हैं तो ये सारे वीडियोज़ उस प्लेलिस्ट में ऐड हैं। इस टॉपिक पे मैंने 80+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं और हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आपकी क्लास है। तो आप इस सेशन को फॉलो करते रहिए। भारत के हर एग्जाम्स के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम होने वाला है, ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है, एसएससी में एग्जाम है, तो बहुत सारे एग्जाम इस साल होने वाले हैं। करंट अफेयर्स पढ़ना है तो आप यहाँ से फॉलो करिए। बाकी सारे कुछ गाइड मैं आपको बीच में करूँगा। तो सबसे बेहतर बनने के लिए दोस्तों आपको खराब से खराब हालत से लड़ना पड़ता है। तो अगर आपको आपके जीवन में कठिनाई आ रही है तो इसका मतलब है कि आप कुछ नया कर रहे हैं, कुछ चुनौतीपूर्ण कर रहे हैं। तो बेहतर तरीके से काम करिए और सफल होइए। आइए देखते हैं आज का सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। नोट्स बनाइए, आप हर एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। तो भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा बना है? तो कौन सा स्टेट है जो फर्स्ट फुली लिटरेट स्टेट बन गया है? तो पहला राज्य जो पूरी तरीके से लिटरेट स्टेट बना है तो ये है मिजोरम। क्या नाम है इसका? मिजोरम नाम है। तो मिजोरम में जो लिटरेसी रेट है वो 98% पहुंच गई है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और इसकी घोषणा मिजोरम के जो चीफ मिनिस्टर है लाल दुहुमा, मेरे पीछे आप देख रहे हैं, इन्होंने इसकी घोषणा करी है। तो भारत का पूरी तरीके से साक्षर राज्य, इंडिया फर्स्ट फुली लिटरेट स्टेट मिजोरम यहाँ पे बना है। हम बात करें तो आखिर इन्होंने क्या काम किया है, तो इन्होंने उल्लास यानी अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी एक पहल स्टार्ट की गई थी और उसके जरिए ये 98% का लिटरेसी रेट इन्होंने पाया है। तो शिक्षा मंत्रालय का जो 95% का बेंच मार्क था इन्होंने उसे भी पार कर लिया है। यहाँ पे लिटरेसी रेट 98.2% थी। 2011 में जब सेंसेक्स हुआ था तब ये 91.33% थी, अभी बढ़ करके 98% हो गई है। तो उल्लास एक जो है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी केंद्र के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था भारत में लिटरेसी को बढ़ाने के लिए। और किसी भी उम्र में कोई भी व्यक्ति पढ़ लिख सकता है और इस योजना को 2022 से लेकर 2027 तक लागू किया गया था। तो मिजोरम ने बहुत अच्छा काम किया है। जो भारत की साक्षरता दर है वो है 74.04% और पुरुष की साक्षरता दर 82.14% 2011 के सेंसेक्स के हिसाब से, और महिलाओं की साक्षरता दर 65.46% है। क्वेश्चन नंबर 2 आइए देखते हैं। हार्ट लैम्प पुस्तक की लेखिका कौन है जिन्हें अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 प्राप्त हुआ है? तो हार्ट लैम्प की जो लेखक हैं बानो मुश्ताक। कौन है? बानो मुश्ताक, आपको ध्यान में रखना है। तो मेरे पीछे आप बानो मुश्ताक देख रहे हैं, इंडियन राइटर हैं, लॉयल हैं और एक्टिविस्ट हैं। ठीक है, तो बानो मुश्ताक को इनको इंटरनेशनल बुकर प्राइज दिया गया है इनकी बुक हार्ट लैम्प के लिए। तो ये जो बुक थी कन्नड़ भाषा में लिखी गई है और ये कन्नड़ भाषा में अवार्ड पाने वाली ये सबसे पहली महिला है, सबसे पहली बुक है। हार्ट लैम्प की कहानियों का इंग्लिश में ट्रांसलेशन भी किया गया है, तो दीपा भास्ती ने किया है। किसने किया? दीपा भास्ती ने किया है। तो ये जो मुश्ताक हैं ये हार्ट लैम्प में इन्होंने बताया है कि साउथ इंडिया में किस प्रकार से मुस्लिम महिलाओं की कंडीशन है, कितनी मुश्किलों के साथ उनको गुजरना पड़ता है, तो उनकी मार्मिक दशा को बताया है इस बुक में। तो जो अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है 2005 से दिया जा रहा है और पहले इसे मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार कहा जाता था। अब ये ऐसा लगता था कि केवल पुरुषों को दिया जा रहा है तो इससे मैन हटा दिया गया है। अब इसे बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार कहा जाने लगा है। इसमें 50,000 रुपए की पुरस्कार राशि मिलती है और जो ट्रांसलेट करता है इंग्लिश में उनके और जो राइटर हैं दोनों के बीच में बराबर बराबर ये बांटी जाती है। तो ये जो अवार्ड है यूके में प्रदान किया जाता है। यूके और आयरलैंड में इसका जो अनुवाद है वो प्रकाशित होता है उन रचनाओं को, तो यहां पर दिया जाता है। कुल मिलाकर के इंग्लिश को प्रमोट करने के लिए यूके आयरलैंड इस बुक को यहां पे अवार्ड्स देता है। लास्ट टाइम 2024 में ये जो अवार्ड था जेनी अर्पेनबैक को मिला था, इनकी बुक कैरोस को। जर्मनी की ये ऑथर है, मेरे पीछे आप देख सकते हैं, इनको ये अवार्ड दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर किस देश के आतंकी संगठनों के खिलाफ चलाया था? तो देखिए पाकिस्तान के खिलाफ ये चलाया गया था और 100 आतंकी ठिकानों पर 100 आतंकियों को मारा गया।
भारत में ऑपरेशन 6 से 7 मई चला था। पाकिस्तान के आतंकी संगठन के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन सिंदूर यहां पे चलाया गया था। तो 7 शहरों के 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया था। इसमें 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए, 24 मिसाइलें हमने दागी थी। हमारा केवल मकसद था आतंकियों को निशाना बनाना, ना कि वहां के सिविलियंस को। हम आम नागरिक को कोई भी वहां पे चोट नहीं पहुंचाना चाहते थे। वहां के जो आतंकी हैं वो हमारे टारगेट में थे। आपको याद होगा कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकी हमला हुआ था। हमारे 26 पर्यटक मारे गए थे और उनसे उनका धर्म पूछ के मारा गया था। तो उसके बाद फिर हमने यहाँ पे बदला लिया। ये पीओके आप देख सकते हैं, जो 9 आतंकी ठिकाने हैं जहां पे भारत ने हवाई हमला किया, पीओके में किया है। दोस्तों आप सभी स्टडीगर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, और एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद गूगल प्ले स्टोर में जाना, तो कोर्सेस पीडीएफ जाओगे आप, तो आपको यहाँ पे मंथली करंट अफेयर्स की पीडीएफ मिल जाएगी। 12 महीने की 2024 की 2025 का पूरा पैकेज। अगर आपको टॉपिक वाइज भी डाउनलोड करना है तो ई बुक सेक्शन में जाना। टेस्ट सीरीज में आपको मंथली करंट अफेयर्स का फ्री टेस्ट मिलेगा। डेली करंट अफेयर्स जो पढ़ाता हूँ ये मिलेगा, और यहीं पर अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच है। तो 1000 टॉपिक वाइज स्टैटिक पीडीएफ, 1 ईयर की टॉपिक वाइज करंट अफेयर पीडीएफ मिलेगी। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप ये कर लो, ताकि आप हमारा लगातार हमारा और आपका रिश्ता बना रहे। राजा गुप्ता करंट अफेयर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, ताकि आपको रेगुलर इंपॉर्टेंट पीडीएफ नोटिफिकेशन क्विज सब मिलता रहे। ये मेरा नंबर है, हमारी टीम का नंबर है। अगर आपको कोई भी सहायता चाहिए आप इसे सेव कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो और आप स्टोर कर लो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक से रिलेटेड है। तो अभी रिसेंटली में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी किया गया। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत को कौन सी रैंक यहाँ पे मिली है? ठीक है, तो भारत की रैंक 151 है। भारत की रैंक कितनी है? 151 भारत इसमें पहुंच गया है। पहले से थोड़ा सुधार आया है। इस इंडेक्स को फ्रांस में एक संस्था है, इंटरनेशनल एनजीओ है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, RWB, इसके द्वारा इस इंडेक्स को जारी किया जाता है। तो 180 देशों में भारत 151 प्लेस पर है। 2024 पे 159 प्लेस पे था, ध्यान रखना। ठीक है, चलो, तो रिपोर्ट में बताया गया है कि प्रेस स्वतंत्रता के लिए जो बहुत सारे खतरे हैं उस पर प्रकाश डाला गया है। इंडेक्स में इरिट्रिया सबसे निचले स्थान पर है और नॉर्वे सबसे पहले स्थान पर है। ठीक है, नॉर्वे फर्स्ट प्लेस पर है, ब्रिटेन यहाँ पे 20th प्लेस पे है, भारत 151 प्लेस पर है और इरिट्रिया 180 स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत के 52 नंबर के चीफ जस्टिस कौन बने? 52 नंबर के चीफ जस्टिस भारत के कौन बने हैं? तो ये है BR गवई, भूषण राम कृष्ण गवई, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहां पर संजीव खन्ना के स्थान पर भूषण रामकृष्ण गवई को बनाया गया है CG। तो इनका पूरा नाम है भूषण रामकृष्ण गवई। 1960 में इनका जन्म हुआ, महाराष्ट्र अमरावती से इनका रिश्ता है, संबंध है। देखिए ये 52 नंबर के चीफ जस्टिस बने। 14 मई को इन्होंने ओथ ली है, ही विल रिप्लेस संजीव खन्ना। और जो शपथ दिलाता है, देश का राष्ट्रपति शपथ दिलाता है, जो भी CJI होता है, इनका कार्यकाल 6 साल और 65 वर्ष, जो भी CJ होता है या फिर अदर जज होता है, वो इनकी रिटायरमेंट एज होती है। हालांकि 7 महीने के लिए आपके CJI होंगे, इसके बाद फिर रिप्लेस हो जाएंगे। UPSC के अध्यक्ष कौन बने? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो UPSC के अध्यक्ष बने अजय कुमार। प्रीति सूदन के स्थान पर अजय कुमार को UPSC का चेयरमैन बनाया गया है। तो प्रीति सूदन का कार्यकाल पूरा होने के बाद अजय कुमार को UPSC का अध्यक्ष बनाया गया। ही हैज बीन अपॉइंटेड द चेयरमैन ऑफ UPSC। देखिए अजय कुमार जो है ये IAS ऑफिसर, भारतीय प्रशासनिक सेवा के रिटायर्ड अधिकारी हैं और ये डिफेंस सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। अनुराधा प्रसाद को UPSC का मेंबर भी बनाया गया है। UPSC संविधान के आर्टिकल नंबर 315 से लेकर 323 तक है और 1 अक्टूबर 1926 को UPSC का गठन हुआ था और ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि हमारे संविधान में पहले से ही वर्णित है। ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में सबसे ज्यादा मेडल किसने जीते हैं? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स में सबसे ज्यादा मेडल महाराष्ट्र को जाता है। देखो कंपटीशन में महाराष्ट्र और हरियाणा ही रहते हैं। इस बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स बिहार में हुआ था और महाराष्ट्र इसमें बाजी मार ली है। ठीक है, 4 से लेके 15 मई तक हुआ था और बिहार में ऑर्गेनाइज किया गया था, बिहार में इसका आयोजन हुआ था।
तो पटना, राजगीर, गया, भागलपुर, बेगूसराय में हुआ था। इस कंपटीशन में शूटिंग, जिम्नास्ट और ट्रैक साइकिलिंग ये सारे कंपटीशन हुए थे। महाराष्ट्र ने टोटल 58 मेडल जीते हैं, टोटल 158 मेडल जीते, 58 गोल्ड है। हरियाणा ने यहाँ पे 39 मेडल जीते हैं और 117 यहाँ पे टोटल मेडल है। केंद्र सरकार आज़ादी के बाद पहली बार जाति जनगणना करवाने जा रही है। तो जनगणना भारत सरकार के किस मंत्रालय के अंतर्गत किया जाता है? जो हमारी सेंसेक्स है वो कौन सी मिनिस्ट्री करेगी? तो मिनिस्ट्री जो है वो है गृह मंत्रालय। होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आर्टिकल नंबर 246 में बताया गया है कि सेंसेक्स होगा, जनगणना होगी, और इसको हमारी जो यूनियन कैबिनेट है इसने अप्रूव कर दिया है। तो इंडिपेंडेंस के बाद पहली बार कास्ट बेस्ड सेंसेक्स होने जा रहा है और जाति जनगणना को मूल जनगणना के साथ ही यहाँ पे कराया जाएगा। जो भी सेंसेक्स अभी 2021 में होना था नहीं हो पाया कोविड की वजह से, तो अभी जो हमारी ओरिजिनल सेंसेक्स होगी उसके साथ ही कास्ट सेंसेक्स भी कराई जाएगी। तो पहले 2011 में सेंसेक्स हुआ था, 2021 में नहीं हो पाया क्योंकि कोविड आ गया था। उसके बाद अभी होने जा रहा है। तो 1872 से लेकर 1931 तक जो जनगणना थी वो जाति जनगणना हो रही थी। फिर 1931 में जाति जनगणना बंद कर दी गई थी, अब वापस से इसे स्टार्ट किया गया। छोंजिन आंगमो माउंट एवरेस्ट पर इन्होंने चढ़ाई पूरी करी है। तो ये पहली दृष्टिहीन महिला है। तो इनका रिलेशन किस स्टेट से है? ये फर्स्ट ब्लाइंड वुमेन है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट समिट किया है। तो हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करती हैं छोंजिन अंगमो। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, आप इनकी आंखों को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनको दिखता नहीं, ब्लाइंड है। भारत की पहली ब्लाइंड वीमेन है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर तिरंगा फहराया, हमारे भारत का नाम रोशन किया। हिमाचल प्रदेश में किन्नौर डिस्ट्रिक्ट आता है, वहां से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट है केयर एज स्टेट रैंकिंग रिपोर्ट यहाँ पे पेश की गई है। इसमें शीर्ष प्रदर्शन करने वाले कौन सा राज्य है जो केयर एज स्टेट रैंकिंग में टॉप किया है? तो ये है महाराष्ट्र। कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र है। तो भारत की दूसरी सबसे बड़ी रेटिंग एजेंसी है केयर रेटिंग लिमिटेड यानी केयर एज रेटिंग्स। इसके द्वारा रिसेंटली में रैंकिंग जारी की गई है और सबसे जो शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य है वो महाराष्ट्र है। तो यहाँ पर हम बात करें तो ये जो रिपोर्ट है बहुत सारे डायमेंशंस के अकॉर्डिंग रिलीज किया जाता है। राजकोषीय प्रबंधन, बुनियादी ढांचे का विकास, शासन की गुणवत्ता, वहाँ पे सामाजिक विकास कैसा हो रहा है, वहाँ का इकोनॉमिक परफॉर्मेंस कैसा है, वहाँ पे एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी कैसी है। तो महाराष्ट्र जो है टॉप में है और सेकंड रैंक पे गुजरात है, थर्ड प्लेस पे कर्नाटक है। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें सबसे पीछे कौन है? बिहार 17th प्लेस पर है, झारखंड 16th प्लेस पर, एमपी 15th प्लेस पर है। पूर्वोत्तर पहाड़ी और छोटे राज्यों को देखें, जो नॉर्थ ईस्ट और छोटे राज्य और हिल वाले जो राज्य हैं, गोवा इस सूची में सबसे टॉप में है। इसके बाद उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और असम को भी यहाँ पे स्थान दिया गया है। अगला प्रश्न है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अभी रिसेंटली में जारी किया गया है, SDI। तो व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें क्या रैंकिंग है। ठीक है, तो 130 प्लेस पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंक है। SDI रैंकिंग में भारत 130वें स्थान पर है 193 कंट्रीज में। इस इंडेक्स को UNDP मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार यहां पे जारी किया गया है। भारत 130 प्लेस पे रखा गया है। क्लियर है? तो आपको ध्यान रखना इसमें आइसलैंड जो है वो टॉप पे है, नॉर्वे सेकंड रैंक पर है। ठीक है, और 10th रैंक पे बेल्जियम है, आइसलैंड टॉप में, ध्यान में रखिएगा। यहां पे अगर बात करें सबसे निचले स्थान पे साउथ सुडान है, 0.388 यहाँ का स्कोर है। साउथ सुडान यहाँ पे सबसे निचले स्थान पर। एशियाई उत्पादकता संगठन का अध्यक्ष हाल ही में कौन सा देश बनाया गया है? तो भारत को, इंडिया को बनाया गया है। यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन का अध्यक्ष बनाया गया है। तो भारत 2025-26 के कार्यकाल के लिए इसका अध्यक्ष बनाया है। और अमरदीप सिंह भाटिया मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये भारत की तरफ से एशियाई उत्पादकता संगठन के अध्यक्ष की उन्होंने जिम्मेदारी संभाली है। एशियाई उत्पादकता संगठन 1961 में गठित हुआ था। इसका मेन फोकस है प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना और इसका हेडक्वार्टर आपको टोक्यो जापान में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है
यूनेस्को गिलर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? तो ला प्रेस को यहां पर सम्मानित किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाएगा। तो निकारागुआ का अखबार है ला प्रेस, इसको 2025 का यूनेस्को विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड मिला है। तो निकारागुआ में इसको सेंसरशिप भी किया गया, इसकी संपत्ति जब्त कर ली गई और वहां पे जो काम करते हैं उनको अरेस्ट भी कर लिया गया। तो लेकिन ये अपनी पत्रकारिता में जो फियरलेसनेस है, निडरता है, वो इसके लिए यहाँ पे लड़ा और दोस्तों इसको फिर सम्मानित किया गया है। तो 1997 में गिलर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार की स्थापना करी गई है, ध्यान में रखिएगा। तो या तो ये किसी व्यक्ति को या संस्था को अवार्ड दिया जाता है जो दुनिया में कहीं भी प्रेस की स्वतंत्रता की बात करता है, योगदान देता है। भारत के 86 नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो भारत के 86 नंबर के ग्रैंड मास्टर LR श्रीहरि बने हैं। श्रीहरि का नाम ले लो भैया, किसका नाम ले लो? श्रीहरि का नाम ले लो। तो LR श्रीहरि 86 नंबर के ग्रैंड मास्टर बने, तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। और पी श्याम निखिल भारत के 85 नंबर के ग्रैंड मास्टर थे, ये भी ध्यान में रखिएगा, वो भी तमिलनाडु से थे। और भारत के सबसे पहले ग्रैंड मास्टर जो अभी फीडे के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, 1988 में विश्वनाथन आनंद थे। और पहला मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भी इन्हीं को मिला था। भारत की पहली महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर S विजय लक्ष्मी हैं 2001 में। दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला ग्रैंड मास्टर कोनेरू हम्पी हैं, 2002 में ये बनी थी। 3 महिला ग्रैंड मास्टर हैं, कोनेरू हम्पी, R वैशाली जो कि प्रज्ञान आनंद की बहन है, और द्रोणवल्ली हरिका। ठीक है, चलिए। भारत के 81 नंबर के ग्रैंड मास्टर सयातन दास हैं, 82 नंबर के हैं वुपला प्रणीत, आदित्य सामंत 83 नंबर के हैं, वैशाली रमेश बाबू 84 नंबर के हैं, और पी श्याम निखिल तमिलनाडु से ही हैं, 85 प्लेस पर हैं। एशियाटिक शेर की वर्तमान में सबसे ज्यादा आबादी कहां पे देखने को मिली है? तो एशियाटिक शेर ही पाए जाते हैं गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान में, गिर नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। यहीं पे सबसे ज्यादा एशियाटिक शेरों की आबादी देखने को मिली है। गुजरात के जो चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र भाई पटेल, इन्होंने शेरों की गिनती के आंकड़े जारी किए हैं। तो 2020 में 674 एशियाटिक लॉयंस थे, अभी 891 हो गए, लगभग 200 की संख्या में इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, चलिए। 2025 का विश्व खाद्य पुरस्कार डॉक्टर मरियंगेला हुंगरिया को मिला है। इनका संबंध किस देश से है? वर्ल्ड फूड प्राइज मिला है डॉक्टर मरियंगेला हुंगारिया को। तो ये किस कंट्री से ये संबंधित हैं, आपसे पूछा जा रहा है। तो आप ध्यान में रखिएगा, ब्राजील से इनका रिलेशन है। किससे रिलेशन है? ब्राजील से। तो आप देखिए इनको, तो 2025 का वर्ल्ड फूड प्राइज इनको मिला। ब्राजील की माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं ये, डॉक्टर मरियंगेला हुंगरिया को ये अवार्ड यहाँ पे इनको दिया गया है। तो इन्होंने ये बताया है कि आजकल एग्रीकल्चर में केमिकल फर्टिलाइजर का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, तो हमें उसे कम करना है और हम सस्टेनेबल फार्मिंग की तरफ बढ़ सकते हैं, टिकाऊ खेती को बढ़ावा कर सकते हैं। इन्होंने इस पर रिसर्च किया है। जो वर्ल्ड फूड पुरस्कार है 1986 में नॉर्मन बोरलॉग, जिन्हें फादर ऑफ कह सकते हैं रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है दुनिया भर में, तो नोबेल शांति पुरस्कार इनको मिला है। इन्होंने यहाँ पे स्टार्ट करी थी। तो ये पुरस्कार उन्हीं व्यक्तियों को दिया जाता है जो कि हमारे खाद्य आपूर्ति में यानी फूड सप्लाई में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इसमें लगभग $5 लाख का राशि मिलता है और ये अवार्ड वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। खेलो इंडिया बीच गेम 2025 की मेडल टैली में हाल ही में पहले स्थान पे कौन सा स्टेट रहा है? तो खेलो इंडिया बीच गेम्स में मणिपुर ने पहला नंबर मारा है। कौन है? मणिपुर। तो पहला एडिशन यहाँ पर हुआ था 19 से 24 मई के बीच में। जगह है घोगला बीच, दीव बीच, जो कि आपका दादरा नगर हवेली दमन एंड दीव महाराष्ट्र के पास है, वहाँ पे आयोजित किया गया था। तो शुभंकर क्या था? डॉल्फिन, पर्ल। इसमें बहुत सारे गेम हुए हैं जैसे बीच सॉकर, सेपक टकराव, किक वॉलीबॉल, ये सारे गेम्स हुए हैं। और यहाँ पे रस्साकसी और मलखम्ब प्रदर्शन परफॉर्मेंस खेल हुआ है। तो यहाँ पर आप देखिए मणिपुर टॉप में है 14 मेडल के साथ, महाराष्ट्र सेकंड नंबर पे है, नागालैंड यहाँ पे थर्ड पे, हरियाणा फोर्थ और फिफ्थ पे जम्मू एंड कश्मीर है। दोस्तों आप सभी को जो नए छात्रों के लिए है,
अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच एक बहुत ही खास बैच है जिसमें बहुत ही डिटेल से एक एक चीज बहुत ही तरीके से पढ़ा रहा हूं कि जीएस आपका मतलब अगर आपने पूरा पढ़ लिया तो आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरा आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जीएस में बहुत परेशानी होती है, तो स्टेट पीएससी, एसएससी, रेलवे, डिफेंस के लिए मैंने बैच लॉन्च किया है जहां पे अपने कॉन्सेप्ट को आप बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। 1299 का बैच है, लेकिन आप इसमें अर्जुन 500 कूपन कोड का यूज करना तो 800 रुपीज में आपको बैच मिल जाएगा। 11 सब्जेक्ट आप मेरे साथ पढ़ोगे, वैलिडिटी 2 साल है। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। आपको यहाँ पर पीडीएफ नोट्स मिलेगा, रिकॉर्डेड सेशन मिलेगा, प्रीवियस डिस्कशन मिलेगा, संडे फ्री टेस्ट मिलेगा, और ये नंबर है, आप सेव कर लो। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप इसमें मदद ले सकते हो। एप्लीकेशन डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर से, कोर्सेस एंड पीडीएफ में जाना, वहां पर आपको हमारा बैच मिलेगा। टेस्ट सीरीज है, ई बुक्स है, डेली करंट अफेयर्स, ये सब कुछ आपको एक ही जगह पे मिलता है, ध्यान में रखिएगा। ये सारे विषय आपको पढ़ाए जाएंगे, लगभग 6 से 7 महीने में हमारा पूरा सिलेबस कवर होगा। 450 से 500 वीडियो आपको मिलेगा हर एक विषय का, ठीक है। तो 2 टाइम पे आपकी क्लास होगी, एक 1 से 2 और एक शाम को 5 से 6। चलिए 18वां प्रश्न देखते हैं जो आप सभी की स्क्रीन पर दिख रहा है। न्यू डेवलपमेंट बैंक में हाल ही में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक में हाल ही में अल्जीरिया को इंक्लूड किया गया। अल्जीरिया जो है यहाँ पे नया सदस्य बन गया है, तो अल्जीरिया ने ऑफिशियल रूप में इसकी घोषणा कर दी है, और यहाँ पर ये अल्जीरिया जो है एनडीबी का 10वां मेंबर बनेगा, 10th मेंबर बनने जा रहा है, ठीक है। तो एनडीबी जो है ब्रिक्स बैंक ही बोला जाता है, और ब्रिक्स देशों के द्वारा इसकी स्थापना करी गई थी। 2014 में यहाँ पे जो एनडीबी है इसकी स्थापना करी गई थी। 2000 अभी इसके जो ब्राजील की डिल्मा रोसेफ है इसके प्रेसिडेंट है। संघाई चाइना में आपको इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। ये सारे इसके मेंबर्स है जो आप देख रहे हो, ठीक है। तो ब्रिक्स की स्थापना कब हुई है? ब्रिक की स्थापना 2006 में हुई। साउथ अफ्रीका 2010 में शामिल हुआ, और पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2009 में रशिया में हुआ था, यकातेरिनबर्ग में। नेक्स्ट है, विजिंजम बंदरगाह का किस राज्य में उद्घाटन किया गया है? विजिंजम पोर्ट हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो केरल में आपको ध्यान में रखना है। कहां पर? केरल में विजिंजम बंदरगाह का उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने, और ये डीप सी वाटर मल्टीपर्पज सी पोर्ट का उद्घाटन किया गया है। तो विजिंजम जो है तिरुवनंतपुरम केरल की जो राजधानी है वहां पर आपको देखने को मिलेगा। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने की घोषणा करी है? तो विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों जो हैं टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं, लेकिन आपको वनडे में खेलते हुए देखने को मिलेंगे। दोनों ने T20 से भी रिटायरमेंट लेने की घोषणा कर दी थी, ठीक है। कामिरीता शेरपा का रिलेशन किस देश से है जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाले 31 बार चढ़ने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं? तो नेपाल से हैं शेरपा। शेरपा क्या होता है? मददगार होता है। जब आपको माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना होता है, आपको एक्सपीरियंस नहीं होता, तो ये आपको मदद देता है, अपना अनुभव देता है कि किस प्रकार से आपको समिट करना है। तो नेपाल के हैं कामिरीता शेरपा, और जो कि 31 बार इन्होंने चढ़ाई पूरी करी है। पहली चढ़ाई 1994 में पहला इन्होंने चढ़ना स्टार्ट किया था। लगभग हर साल ये चढ़ते हैं, ठीक है। और नेपाल के पासंग दावा शेरपा इनके कॉम्पिटिटर है जिन्होंने 29 बार एवरेस्ट पे फतेह किया है। किस राज्य के गया जिले का नाम बदलकर गया जी रखा गया है? तो गया जो आप जगह जानते होंगे तो बिहार में है। पूर्वजों को यहाँ पे जो है इनको कहा जाता है कि आप गया जाकर के पूर्वजों को पिंडदान करते हैं तो उनको पूरी तरीके से मोक्ष मिल जाता है। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं गया तीर्थ को सम्मान दिया गया है, गया जिले का नाम चेंज करके गया जी किया गया है। काफी सालों से मांग उठ रही थी कि इसका नाम बदला जाए। तो बिहार का गया जिला जो है हिंदू धर्म के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लोग अपने पूर्वजों का पिंडदान करते हैं और बहुत सालों से परंपरा चलती आ रही है पितृपक्ष में। इसरो ने 18 मई 2025 को अपना 101 नंबर का सैटेलाइट लॉन्च किया EOS-09। तो किस रॉकेट ने इसे लॉन्च किया है? तो इसे PSLV C61 की मदद से लॉन्च किया, हालांकि ये सक्सेसफुल नहीं रहा, ये फेल हो गया है। तो इसरो ने 18 मई को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV C61 के जरिए अपना 101 नंबर का EOS-09 अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट लॉन्च किया, लेकिन ये लॉन्चिंग ठीक तरीके से काम नहीं करी, ये अनसक्सेसफुल थी।
तो पहले सेकंड फेज में सफल हुआ था, लेकिन थर्ड फेज में इसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई और ये फेल हो गया। ठीक है, चलिए, तो इसका जो मेन काम था ना वो था एडवांस ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जो दिन और रात में पृथ्वी की सतह को हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें कैप्चर करेगा, हर मौसम की कंडीशन बताएगा कैसा मौसम चल रहा है। ठीक है, इटालियन ओपन 2025 जो कि टेनिस कंपटीशन है, इसको किसने जीता है? तो इटालियन ओपन 2025 के टेनिस कंपटीशन को कार्लोस अल्कराज ने जीता है। किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज ने जीता है। तो 6 से लेकर 18 मई तक कंपटीशन हुआ था। कार्लोस अल्कराज स्पेन के खिलाड़ी हैं। महिला एकल खिताब जैस्मिन पॉलिना ने जीता है। इटालियन ओपन 1930 से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल यूनिट का उद्घाटन कहां पर किया गया है? दोस्तों, ब्रह्मोस की रेंज 290 किलोमीटर है और भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग भारत कर रहा है। अभी फिलीपींस को हमने दिया भी है। लखनऊ में हम यूनिट स्थापित कर रहे हैं जहां पे रशिया भारत मिलकर के इसकी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैं, इन्होंने वर्चुअली इसको इनोग्रेट किया है। तो ब्रह्मोस एरोस्पेस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी यूनिट जो है लखनऊ से 30 किलोमीटर दूर भटगांव जगह वहां पे बनाया गया है। तो ये यूनिट जो है 300 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। इसमें बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी, लगभग 3000 लोगों को। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली सीआईएसएफ अधिकारी कौन बनी है? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली सीआईएसएफ ऑफिसर गीता समोता है। कौन है? गीता समोता है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन को भी डिस्कस कर ले तो शार्ली बोचवे जो है, आप जो कॉमनवेल्थ जानते हैं, कॉमनवेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है 56 कंट्रीज का, तो इसके ये सेक्रेटरी सचिव है। ठीक है, महिला सेक्रेटरी, पहली महिला सेक्रेटरी बने हैं। अंजू राठी राणा, तो अंजू राठी राणा कौन है? पहली लॉ सेक्रेटरी, पहली विधि सचिव है। ठीक है, आरती सरीन कौन है? तो हमारी आर्म फोर्सेस में एक हेल्थ यूनिट होती है, ठीक है, तो उसकी महानिदेशक है आरती सरीन। गीता समोटा माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली पहली सीआईएसएफ ऑफिसर है। तो आप यहां पर देख सकते हैं, इन्होंने 8850 मीटर की चढ़ाई पूरी करी है और माउंट एवरेस्ट पे ये इन्होंने ऐसा कीर्तिमान रचा है। राजस्थान से इनका रिलेशन है। सौर ऊर्जा से चलने वाली देश की पहली विधानसभा कौन है? तो सौर ऊर्जा से चलने वाली देश की पहली विधानसभा दिल्ली विधानसभा। देखिए, दिल्ली की अभी चौथी सीएम बनी रेखा गुप्ता, महिला सीएम है, चौथी महिला सीएम। उसके बाद लगातार फैसले किए जा रहे हैं। यहाँ पे 500 किलोवाट का सोलर प्लांट आधारशिला रखी गई है विधानसभा परिसर में। ठीक है, इसमें 2 करोड़ रुपए लगेंगे और 8,20,000 यूनिट की बिजली पैदा की जाएगी। मलेशिया मास्टर्स 2025 का बैडमिंटन टूर्नामेंट का एकल का खिताब किसने यहाँ पे जीता है? तो इसे ली शिफेंग ने जीता है। किसने जीता है? ली शिफेंग ने जीता है। तो ये कंपटीशन 20 से लेकर 25 मई के मलेशिया में बुकिट जलील जगह वहां पे हुआ था। तो चैंपियनशिप के फाइनल में भारत के जो किदाम्बी श्रीकांत हैं, तो चाइना के खिलाड़ी से हार गए और यहाँ पे ली शिफेंग यहाँ पे जीत गए हैं, जो कि चाइना के प्लेयर हैं। तो आप बात करें तो एकल पुरुष एकल खिताब ली शिफेंग ने जीता है। महिला एकल का खिताब वांग जी ने जीता है। जो डबल्स टाइटल था मैन वी चोंग और एरन चिया ने जीता, मलेशिया से हैं। और वीमेंस डबल ली शेंगशु और जिया जी फैन चाइना से, ये दोनों ने जीता है। जेवलिन थ्रो नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग 2025 में कितनी दूरी का भाला फेंक करके अपना सबसे बेस्ट प्रदर्शन किया है? तो देखिए, अब तक का सबसे बेस्ट इनका प्रदर्शन रहा जब से हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं। 90.23 मीटर का भाला फेंक करके इन्होंने एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। तो ये कंपटीशन दोहा में हुआ, दोहा डायमंड लीग हुआ, वहां पे इन्होंने बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया है। ठीक है, लेकिन नंबर 1 में थे जूलियन वेबर, जिन्होंने 91.06 मीटर का भाला फेंका है और स्वर्ण पदक जीता है। नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल, रजत पदक यहां पे जीता है। ठीक है, तो अभी बात करें तो नीरज एशिया के तीसरे ऐसे व्यक्ति जिन्होंने 90 से ऊपर मीटर का भाला फेंका। जो पहले हैं पाकिस्तान के अरशद नदीम हैं, चीने ताइपे चाओ सुन चेंग ये भी हैं, और तीसरे नीरज चोपड़ा हैं। किस राज्य के जंगलों में विस्टा ड्रोन ट्रेन की शुरुआत करी गई है? तो विस्टा ड्रोन ट्रेन जो है दोस्तों उत्तर प्रदेश में स्टार्ट किया गया है। यूपी में आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए, आप यहाँ पर एक लड़की को देख रहे हैं जो बाहर देख रही है, तो आप इसमें जंगल का आनंद ले सकते हैं। इसमें आपको पूरा जंगल दिखेगा
पूरा बड़ी बड़ी यहाँ पे खिड़कियाँ हैं, एसी ट्रेन है, तो जंगलों के बीच से गुजारी जाएगी ताकि पर्यटन और बढ़े, इको टूरिज्म और बढ़े। तो यूपी में आपको करतनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य देखने को मिलेगा। वहां से लेके दुधवा टाइगर रिजर्व तक रेल कनेक्टिविटी यहाँ पे स्टार्ट करी गई है और विस्टाडोम कोच का संचालन किया जा रहा है। ठीक है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड NSAB का हाल ही में प्रमुख किसे बनाया गया है? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड का प्रमुख आलोक जोशी को बनाया गया। किसे बनाया गया है? आलोक जोशी को बनाया गया है। ठीक है। तो रॉ के पूर्व प्रमुख हैं आलोक जोशी, इनको यहाँ पे चेयरमैन बनाया गया है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का। ठीक है। तो इसमें टोटल 6 मेंबर होंगे। 1998 में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का गठन किया गया था। इसमें 6 मेंबर हैं। पहले हैं पूर्व एयर मार्शल PM सिन्हा, भारतीय वायुसेना के में वेस्टर्न एयर कमांडर थे। लेफ्टिनेंट जनरल अजय कुमार सिंह, भारतीय सेना में सदर्न आर्मी कमांडर थे। रियर एडमिरल मोंटी खन्ना, रिटायर्ड है, नेवी में 2nd बड़े पद से रिटायर हुए हैं। पूर्व IPS ऑफिसर मनमोहन सिंह, पूर्व IPS ऑफिसर राजीव रंजन, यहाँ पे वर्मा जी हैं। डी बाला वेंकटेश्वर शर्मा, ये पूर्व डिप्लोमेट थे, रशिया में भारत के राजदूत भी थे। फ्रेडरिक मर्स किस देश के हाल ही फिलहाल में नए चांसलर बने हैं? किस कंट्री के? तो फ्रेडरिक मर्स जर्मनी के नए चांसलर बने। कहाँ के चांसलर बने हैं? जर्मनी के चांसलर बने हैं, नोट करिएगा। तो जर्मनी की जो कंजर्वेटिव क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन है, CDU पार्टी है, उसके नेता हैं। 6 मई 2025 को जर्मनी के नया चांसलर इन्हें चुना गया है। दूसरे राउंड की वोटिंग में 325 वोट मिले हैं और इनके गठबंधन के पास 328 सीटें थी। ठीक है। IMF की अप्रैल 2025 की आउटलुक रिपोर्ट पेश की गई है। कौन सा देश 2025 में दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा? तो भारत जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। और ये यहां पर आपको रिपोर्ट ध्यान रखना, पहले नंबर पे अमेरिका है, दूसरे नंबर पे जो है वो चाइना है, तीसरे नंबर पे जर्मनी है, चौथे नंबर पे भारत है 4.19 ट्रिलियन डॉलर की वैल्यूएशन GDP के साथ, 5वें नंबर पे जापान। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा वाहन निर्माता कौन बना है? तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में इंडिया जो है तीसरे नंबर पे पहुंच गया है। इंडिया तीसरे नंबर पे पहुंच गया है और ये जानकारी हमारे जो यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने दी है। पहले नंबर पे चाइना है, दूसरे नंबर पे अमेरिका है और तीसरे नंबर पे हमारा प्यारा भारत है। ईसाइयों के सबसे बड़े धर्मगुरु पोप लियो 14 बने हैं। इनका रिलेशन किस देश से? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इनका रिलेशन अमेरिका से। किससे है? अमेरिका से इनका रिलेशन है। तो आप यहाँ पर वेटिकन को नया पोप मिल गया है और रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट जो है इनका नाम है, तो ये नए पोप चुने गए। ये अमेरिका से पोप बनने वाले सबसे पहले कार्डिनल हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। तो इन्होंने अपना नाम जो है पोप लियो 14 चुना है। अप्रैल जो 21 अप्रैल था 2025, तो पोप फ्रांसिस की डेथ हो गई थी, उसके बाद ये जगह खाली थी और अब नए यहाँ पे पोप बन गए हैं। हाल ही में सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार भारत की जो तटरेखा की लंबाई ऑफिशियल तौर पर कितनी बताई गई है? तो 11,098.81 किलोमीटर यहाँ पे इसकी लंबाई बताई गई है। 11,098.81 किलोमीटर ये यहाँ पर तटरेखा की लंबाई यहाँ पर बताई गई है, आंकड़े बताए गए हैं। देखिए 1970 में अब तक आप पढ़ चुके हैं कि भारत के जो यहाँ पे 9 तटीय राज्य हैं, अंडमान निकोबार को मिला करके 7516.60 किलोमीटर टोटल लंबाई है। लेकिन दोस्तों इसमें अभी 3537.21 किलोमीटर की लंबाई और जुड़ी है। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे भारत के जो तट रेखा है उसमें बहुत उबड़ खाबड़ ये सब चीज़ें नहीं जोड़ी गई थी, अब इसे भी जोड़ लिया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है 78 नंबर के कांस फिल्म महोत्सव 2025 का आयोजन किस देश में किया गया? तो देखिए फ्रांस का जो शहर है वो है कांस, वहीं पे हर साल होता है। तो 1939 में समारोह स्टार्ट हुआ था, लेकिन उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, फिर इसे रद्द कर दिया गया। फिर 1946 में वापस से स्टार्ट किया गया और इस बार इसका 78 नंबर का एडिशन हुआ है। तो इसमें पामे डी और जाफर पनाही को मिला है इट वॉज एन एक्सीडेंट। ग्रैंड प्रिक्स जोआचिम ट्रायर को मिला सेंटिमेंटल वैल्यू के लिए। सबसे बेस्ट डायरेक्टर क्लेबर मेंडोका फिल्हो थे द सीक्रेट एजेंट के लिए।
बेस्ट एक्ट्रेस थे नादिया मेलेटी द लिटिल सिस्टर के लिए। बेस्ट एक्टर थे वैगनर मोरा द सीक्रेट एजेंट के लिए। बेस्ट जो स्पेशल प्राइज है बी गान को मिला है रिसरेक्शन के लिए। बेस्ट स्क्रीन प्ले जीन पियरे और ल्यूक डार्डन को मिला यंग मदर्स के लिए। हाल ही में चर्चा में रहा पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में उपलब्धियों के लिए दिया जाता है? तो जो पुलित्जर पुरस्कार है पत्रकारिता के क्षेत्र में, जर्नलिज्म के क्षेत्र में दिया जाता है। 1917 से दिया जा रहा है। तो यहाँ पे अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा यह अवार्ड दिया गया है और दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित जर्नलिज्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला अवार्ड है। तो जर्नलिज्म कैटेगरी में सार्वजनिक सेवा में प्रो पब्लिका को मिला है। खोजी रिपोर्टिंग इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग में समाचार एजेंसी रॉयटर्स के कर्मचारियों को मिला है। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग में डैक्लन वॉल्स द न्यूयॉर्क टाइम्स के कर्मचारियों को मिला है। ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टिंग में वॉशिंगटन पोस्ट के कर्मचारियों को मिला है। ऑडियो रिपोर्टिंग में द न्यूयॉर्क के कर्मचारियों को अवार्ड मिला है। काल्पनिक फिक्शन कैटेगरी में जेम्स पर्सिवल एवरेट के द्वारा लिखी गई है, तो इसको मिला है। नाटक में हम बात करें तो पर्पस ब्रेंडन जैकब्स जेंकिंस के द्वारा लिखा गया नाटक है, उसको यहाँ पे दिया गया अवार्ड। और इतिहास में कॉम्बी हैरियट टबमैन द कोम्बाही रिवर रेड एंड ब्लैक फ्रीडम ड्यूरिंग दी सिविल वॉर एडाल्सन फील्ड्स, तो ब्लैक के द्वारा लिखित है, ये यहाँ पे इसको मिला है। तो पुलित्जर पुरस्कार 1904 में स्थापित हुए थे, मतलब 1917 से दिए जा रहे, 1904 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। भारत के पहले गोल्ड मेल्टिंग एटीएम कहाँ पे स्थापित किए गए हैं? तो आप अपना गोल्ड लेकर के जाएंगे और वो पिघल जाएगा और उसका पैसा आपको मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको गोल्ड भी खरीदना है वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। तो हैदराबाद आपको ध्यान रखना है, हैदराबाद इसका सही आंसर हो जाएगा। तो हैदराबाद में आपको गोल्ड सिक्का नाम से AI बेस्ड गोल्ड मेल्टिंग एटीएम का इनॉग्रेशन किया गया। इसमें व्यक्ति सोना खरीद भी सकता, बेच भी सकता है। ठीक है। गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज 2025 हाल ही में किसे प्रदान किया गया है? तो गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज जो है बटमुख नुवान संदाश को और सेमिया गर्बी को, लॉरेन एलन को, इन सबको अवार्ड दिया गया है। तो पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला अवार्ड है, गोल्डमैन पर्यावरण फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। यह आपको कैलिफोर्निया अमेरिका में देखने को मिलेगा और 36वां गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार अभी दिया गया है। तो ये 1989 में रिचर्ड और रोडा गोल्डमैन के द्वारा इसकी स्थापना करी गई थी। हर साल दुनिया भर के जमीनी स्तर के पर्यावरण नेताओं को अवार्ड दिया जाता है। इसे ग्रीन नोबल पुरस्कार भी कहा जाता है और 2024 में ये अवार्ड आलोक शुक्ला को भी दिया जा चुका है। तो यहाँ पे विजेताओं के नाम है बटमुख नुवान संदाश मंगोलिया से, सेमिया गर्बी ट्यूनीशिया से, कार्लोस मेलो मलिनो कैनरी द्वीप से, लॉरेन एलन अमेरिका से, मारी लूज कैनाक्विरी मोरियारी पेरू से और बेस जाना गुरी अल्बानिया से, उल्सिनिका अल्बानिया से। AIFF ने 2024-25 के सेशन के लिए सबसे बेस्ट पुरुष फुटबॉल खिलाड़ी इनमें से किस व्यक्ति को चुना है? तो हु हैज बीन नेम्ड द बेस्ट मेंस फुटबॉल प्लेयर बाय द AIFF? तो इसमें शुभाशीष बोस का नाम आपको ध्यान रखना है, शुभाशीष बोस को मिला है। तो जो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ है 2024-25 सत्र के लिए अपना वार्षिक पुरस्कारों की घोषणा करी है। मोहन बगान सुपर जायंट के सुभाषिस बोस हैं, इनको बेस्ट पुरुष खिलाड़ी यहाँ पे चुना गया है। तेलंगाना की सौम्या गुगुलोत को सबसे बेस्ट महिला फुटबॉल खिलाड़ी चुना गया है। यहाँ पे वर्ष का जो यहाँ पे बात करें होनहार पुरुष खिलाड़ी ब्रिसन फर्नांडिस हैं और सबसे बेस्ट पुरुष गोलकीपर विशाल कैथ हैं। सबसे बेस्ट महिला गोलकीपर एलेंगम्बम पंथोई चानू है। ठीक है। केंद्र सरकार ने किस दिन को आयुर्वेद दिवस के रूप में घोषणा करी कि आयुर्वेद दिवस इसी दिन को मनाया जाएगा? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाया जाएगा, इसकी घोषणा करी गई। हर साल मनाया जाएगा। तो आयुर्वेद दिवस वैसे धनतेरस के दिन मनाया जाता था, लेकिन हर साल धनतेरस बदलता रहता है, इससे बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए 23 सितंबर को ही मनाने की बात करी गई ताकि आयुर्वेद के बारे में लोगों को समझ में आए कितना इंपॉर्टेंट है, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। और 23 सितंबर को इसलिए चुना गया, इस दिन पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। ठीक है। चलो, बैडमिंटन विश्व महासंघ
के अध्यक्ष हाल ही में किसे बनाया गया है? तो बैडमिंटन विश्व महासंघ का अध्यक्ष खुनियांग पटामा को बनाया गया। किसे बनाया गया? खुनियांग पटामा को। तो खुनियांग पटामा आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिनको BWF का अध्यक्ष बनाया गया है और थाईलैंड बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष भी हैं ये। तो साथियों, यहाँ पर हम बात करें तो बैडमिंटन विश्व महासंघ 1934 में एस्टेब्लिश हुआ कुआलालंपुर मलेशिया में। आपको इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। मधुसूदन साई को किस देश की सरकार के द्वारा सर्वोच्च सम्मान दिया गया है? तो फिजी के द्वारा यहाँ पे इनको सम्मानित किया गया। किसके द्वारा? फिजी के द्वारा। ठीक है, तो फिजी के द्वारा अवार्ड दिया गया। बहुत जो मधुसूदन जी हैं, हम बात करें तो ये स्पिरिचुअल और ह्यूमैनिटेरियन दोनों नेता माने जाते हैं। फिजी के जो प्रेसिडेंट हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं, रतुनाइन कामा लाल बलाबू, इनके द्वारा ये अवार्ड दिया गया है और ये सबसे बड़ा अवार्ड इनको मिला है। तो श्री सत्य साई संजीवनी चिल्ड्रंस हॉस्पिटल के माध्यम से इन्होंने फिजी में हेल्थ सेक्टर में इंप्रूवमेंट लाया है, सोशल वेलफेयर में काम किया है, इसलिए इनको अवार्ड दिया गया है। नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति मुर्मू जी को भी अवार्ड मिल चुका है 2023-2024 में। अभी रिसेंटली में कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड दिए, गोल्ड मर्करी पुरस्कार दलाई लामा को मिला है, आगे स्मृति सम्मान उदय प्रकाश को मिला है, डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार भारतीय रिजर्व बैंक को मिला है। एंथनी अल्बनीज किस देश के वापस से प्राइम मिनिस्टर बनाए गए हैं? तो एंथनी अल्बनीज यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के वापस से प्रधानमंत्री बनाए गए, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर बनाए गए एक बार फिर से। तो लेबर पार्टी से फिर से इन्होंने जीत हासिल करी है। लेबर पार्टी को 89 सीटों पर जीत हासिल हुई और जो विपक्षी लिबरल नेशनल गठबंधन था उसने 36 सीटों पर जीत हासिल करी है। तो चुनाव जीतने के लिए 76 सीटों की जरूरत होती है यहाँ पे, और लेबर पार्टी से इन्होंने काफ़ी सीटें जीती और ये बन गए प्राइम मिनिस्टर। यहाँ पे एक नियम भी है, अगर आपकी एज 18 साल है या आप उससे ज़्यादा है तो आप ऑस्ट्रेलिया के नागरिक हैं, तो आपको वोट देना ही जाना पड़ेगा। अगर आपने वोट नहीं दिया तो आपके ऊपर 20 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर का जुर्माना लगेगा, आपके ऊपर फाइन लगेगा। मैरिड ओपन टेनिस कंपटीशन है 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो मैरिड ओपन जो है किसने जीता है? यहाँ पर कैस्पर रूड ने जीता। किसने जीता है? कैस्पर रूड ने इस कंपटीशन को जीता है। तो इस बार बात करें तो 23वां संस्करण था। ये जो मैरिड ओपन है स्पेन में खेला जाता है क्ले कोर्ट में, और कैस्पर रूड नॉर्वे से हैं जिन्होंने इस कंपटीशन को जीता है। महिला एकल खिताब आर्याना सबलेंका ने जीता जो कि बेलारूस से है। ठीक है, ओलिव रिडले कछुए की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन ओलिविया किसने शुरू किया है? तो इंडियन कोस्ट गार्ड, भारतीय तटरक्षक बल इसका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे कछुओं को बचाया जाता है, उनको संरक्षित किया जाता है। ये अंडा देने के लिए उड़ीसा के तट पर पहुंचते हैं। 7 लाख से ज़्यादा ओलिव रिडले कछुए यहाँ पर आते हैं, उनको बचाने का प्रयास भारतीय तटरक्षक बल करती है। उड़ीसा में ऋषिकुल्या नदी है, वहाँ पर ये आपको कछुए देखने को मिलते हैं। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत इसे कंजर्व किया गया है। ये हर साल अंडा देने के लिए उड़ीसा के तट पर आते हैं। नेक्स्ट है, एशियन गेम 2026 में किस खेल को पहली बार इंक्लूड किया गया है, शामिल किया गया है? तो एशियन गेम्स में पहली बार यहाँ पे MMA मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स को यहाँ पे शामिल किया गया है। ठीक है, पहली बार 2026 के एशियन गेम्स से आपको जो है क्रिकेट भी देखा जाएगा और यहाँ पे मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स को भी शामिल किया गया है। ये जापान में होगा, जापान के आइची नगोया में होगा 19 सितंबर से लेकर 4 अक्टूबर के बीच में, और 1951 में न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। क्लियर है, एशियन गेम्स हर 4 साल में ऑर्गेनाइज किया जाता है। फोर्ब्स डब्ल्यू पावर लिस्ट 2025 में इनमें से किसे अभी शामिल किया गया है? तो फोर्ब्स जो डब्ल्यू पावर लिस्ट है इसमें गीता गोपीनाथ, लीना नायर और पायल कपाड़िया, इन सभी को यहाँ पे शामिल किया गया है। ठीक है, तो उन महिलाओं को शामिल किया है जिन्होंने विश्व में अपना छाप छोड़ा है। महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से ये लिस्ट जारी की जाती है। ठीक है, चलिए, लॉरेंस वोंग किस देश के हाल ही में प्राइम मिनिस्टर बने हैं, आपसे पूछा जा रहा है। तो लॉरेंस वोंग सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर बने। कहाँ के प्राइम मिनिस्टर बने हैं? सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। तो सिंगापुर में भी दोस्तों आम चुनाव हुआ, उसके बाद प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग और इनकी जो पीपल्स एक्शन पार्टी है, इन्होंने शनिवार को जीत हासिल करी और 15 मई को
ये यहाँ पर सिंगापुर के प्रधानमंत्री का इन्होंने पद संभाला। सीन लूंग की जगह पे लॉरेंस वोंग सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। ठीक है, चलिए। सुधीरमन कप 2025 किस देश ने हाल ही फिलहाल में जीता है? विच कंट्री हैज वॉन द सुधीरमन कप? तो सुधीरमन कप को यहाँ पे चाइना ने जीता। किसने जीता है? चाइना ने सुधीरमन कप को जीता है। तो सुधीरमन कप बैडमिंटन से रिलेटेड, ये भी ध्यान में रखिए, चाइना ने साउथ कोरिया को हरा करके इस ट्रॉफी को जीता है और चीनी टीम को 14th खिताब यहाँ पे मिला है। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे बात करते हैं तो पुरुष युगल खिताब शी यूकी ने जीता चाइना से। महिला युगल खिताब एनसी यंग ने जीता साउथ कोरिया से। महिला युगल खिताब लियू शेंगशु और टैन निंग ने जीता चाइना से। और मिक्स डबल्स फेंग यांजे हुआंग डोपिंग चाइना से उन्होंने जीता है। कोक बोरोक भाषा को भारतीय संविधान के किस शेड्यूल में शामिल करने की मांग करी गई है? तो हमारे संविधान की 8वीं शेड्यूल है जहाँ पे 22 भाषाएं ऑलरेडी हैं। तो कोक बोरोक त्रिपुरा में बोली जाती है। इसको मांग किया गया है कि ये भी ऑफिशियली शामिल किया जाए। त्रिपुरा के बोरोक के लोगों के द्वारा ये भाषा बोली जाती है। क्लियर है? किस कंपनी ने कुइपर उपग्रह को लॉन्च किया? तो कुइपर उपग्रह को अमेजन ने लॉन्च किया है। आपको पता है कि जो टेस्ला है वो स्टारलिंक उसका नेटवर्क मतलब भारत में स्टार्ट ही हो गया लगभग। तो सैटेलाइट से आपको यहाँ पे इंटरनेट मिलेगा। उसी प्रकार से कुइपर उपग्रह अमेजन के द्वारा लॉन्च किया गया, आपको यहाँ पे कनेक्टिविटी मिलेगी। तो यहाँ पर अमेजन का जो प्रोजेक्ट कुइपर है इसमें 27 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। यूनाइटेड लॉन्च अलायंस के जो एटलस वी रॉकेट से इसकी मदद से लॉन्चिंग करी गई है। ठीक है, 2025-26 के प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? चेयरमैन ऑफ एस्टीमेट कमेटी इनमें से किस व्यक्ति को बनाया गया है? आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो जो एस्टीमेट कमेटी होती है होता क्या है मैं समझाता हूं। तो संजय जायसवाल इसका सही आंसर हो जाएगा। संजय जायसवाल इसका राइट आंसर होगा। तो लोकसभा जो अध्यक्ष हैं वो हमारे ओम बिरला साहब है, 17-18 दोनों लोकसभा के अध्यक्ष। इन्होंने प्राक्कलन मतलब एस्टीमेट कमेटी का अध्यक्ष बनाया। 2026 तक ये काम करेगी। इसमें 30 सदस्य होंगे जो कि अलग अलग राजनीतिक पार्टी से होंगे। ठीक है, भाजपा, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, डीएमके और शिवसेना। ठीक है, तो इनका जो कार्यकाल है 2025 से 26 तक होगा। और हम बात करें तो 15 जो मेंबर होंगे यहाँ पे प्राक्कलन समिति में, तो टोटल 30 मेंबर होते हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है। एस्टीमेट कमेटी जो होती है वो देखती है कि कितना खर्च हो रहा है हम आगे के समय में, ये पूरा एस्टीमेट करती है। ठीक है, भारत ने किस बांध से चिनाब नदी का पानी बंद कर दिया है? तो भारत ने बगलिहार बांध से चिनाब नदी का जो पानी आ रहा था इसकी मदद से आप इसे बंद कर दिया है। तो आपको पता 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था, भारत ने इसे रद्द कर दिया और पाकिस्तान को एक एक बूंद के लिए तरसाया है। तो भारत ने फैसला किया है कि चिनाब नदी पर जो बगलिहार बांध है उसके पानी को तेजी से घटाना है और झेलम नदी पर किशनगंगा परियोजना है उससे भी धीरे धीरे यहाँ पर रोकेंगे और पानी की सप्लाई पाकिस्तान में रोक देंगे। ठीक है, शिवानंद स्वामी का हाल ही में निधन हो गया, वह कौन थे? शिवानंद स्वामी का हाल ही फिलहाल में निधन हो गया है और ये कौन थे आपसे पूछा जा रहा है, ध्यान में रखिएगा। ये थे योग गुरु। कौन थे ये? योग गुरु थे। तो आप यहाँ पर योग गुरु देख सकते हैं और शिवानंद बाबा के नाम से इनको जाना जाता था। बनारस के घाटों पर ये योग सिखाते थे, लोगों को अभ्यास कराते थे। ठीक है, इनका जन्म बांग्लादेश की सिलेट डिस्ट्रिक्ट में हुआ था 1896 में। बहुत ही सरल जीवन और इनको बहुत नॉलेजेबल माना जाता है। ठीक है, 2022 में पद्मश्री भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान रामनाथ कोविंद जी के द्वारा दिया गया, जो कि भारत के 14 प्रेसिडेंट थे। कलिंगा सुपर कप 2025 हाल ही में किसने जीता है? तो कलिंगा सुपर कप को एफसी गोवा ने जीता। किसने जीता है? एफसी गोवा ने इसे जीता है। तो एफसी गोवा ने फाइनल में जमशेदपुर एफसी को हराया है और कलिंगा सुपर कप को अपने नाम किया। इस बार इसका 5वां एडिशन हुआ था, 5th एडिशन हुआ था। तो कलिंगा सुपर कप का फाइनल ओडिशा की जो कैपिटल भुवनेश्वर है कलिंगा स्टेडियम में खेला गया था। ठीक है, चलिए। सलीम बिन ब्रिक किस देश के हाल ही में प्राइम मिनिस्टर बनाए गए हैं? तो यमन के प्राइम मिनिस्टर बनाए गए हैं सलीम बिन ब्रिक। कहाँ के? यमन के।
तो यमन की राष्ट्रपति नेतृत्व परिषद पीएलसी ने वित्त मंत्री सलीम सालेह बिन ब्रिक को नया प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया है। तो यमन के जो प्राइम मिनिस्टर अहमद अवाद बिन मुबारक, इन्होंने अपना पद छोड़ दिया था, उसके बाद ये पद खाली था। यमन कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा? तो यमन एक गल्फ कंट्री है। आप यहाँ पे यमन को देखो तो यमन एक गल्फ कंट्री है। ऑरेंज कलर में आपको यमन देखने को मिल रहा है। ओमान है, ये सऊदी अरब है, ये जॉर्डन है, इराक है, कुवैत है, बहरीन है, कतर है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, ये इजराइल, इधर सीरिया। इधर आपको लाल सागर देखने को मिलेगा, इधर अरब सागर देखने को मिलेगा, इधर पर्सियन गल्फ है, इधर ईरान है, ये गल्फ ऑफ एडेन। तो इसकी कैपिटल सना है और रशद अल अलीमी ये वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। यमनी रियाल यहाँ की करेंसी है। 2014 से यहाँ पे गृह युद्ध चल रहा है लगातार। भारत ने किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हाल ही में हस्ताक्षर किए हैं? तो इंडिया ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है किस देश के साथ? तो ब्रिटेन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन किया है। भारत इस पे ना ही टैरिफ लगाएगा और ब्रिटेन भी इस पर टैरिफ नहीं लगाएगा। इससे दोनों देशों का व्यापार बहुत अच्छे से फलेगा फूलेगा। ये तब किया गया जब अमेरिका लगातार दूसरे देशों पे जो है टैरिफ लगाता जा रहा है। तो आर्थिक सहयोग को बढ़ाने के लिए फैसला किया गया है। ठीक है। भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन है गगनयान। तो गगनयान को कब लॉन्च किया जाएगा? गगनयान को 2027 में लॉन्च किया जाएगा। 2025 का गगनयान वर्ष भी इसरो ने घोषित किया है। ठीक है। तो इसरो के द्वारा, इसरो के जो अध्यक्ष है 11 नंबर के वी नारायण साहब हैं, इन्होंने भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान यहाँ पे घोषित किया है। तो 2027 में 3 मेंबर का जो दल है वो हमारी अर्थ से 400 किलोमीटर दूर जाएगा और जो लोअर ऑर्बिट है वहां पे भेजा जाएगा। ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक आयु अनुकूल शहर नेटवर्क में कौन सा शहर शामिल किया गया है? तो दोस्तों आपको कोझिकोड देखने को मिलेगा जो कि केरल में है, जो कि साहित्यिक शहर भी है। देखिए WHO ने अभी रिसेंटली में इसकी घोषणा करी कि केरला जो है वृद्ध जनों के लिए काम कर रहा है। अभी वृद्ध आयोग भी बनाया, आपको मैंने बताया था, तो इसलिए यहाँ पे इसे शामिल किया गया है। ठीक है। लोक लेखा समिति PAC यानी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो KC वेणुगोपाल को इसका अध्यक्ष बनाया गया है, जो ये तय करेंगे कि कितना खर्च जो बजट में यहाँ पे पैसा लोकेट किया गया था सही तरीके से पैसा खर्च किया जा रहा है कि नहीं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के नेता है KC वेणुगोपाल। लोकसभा के जो अध्यक्ष ओम बिरला साहब, उन्होंने भारत की संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष इन्हें वापस से अपॉइंट किया है। 2026 तक की इनके अपॉइंटमेंट जारी रहेगी। 1921 में संसदीय समिति लोक लेखा समिति बनाई गई थी। इनके सदस्यों का कार्यकाल 1 साल का होता है और जो सार्वजनिक धन है वो ठीक तरीके से खर्च हो रहा है कि नहीं, ये इसकी जांच करते हैं। इसमें 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से इसमें मेंबर होते हैं। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष हाल ही फिलहाल में कौन बनाए गए? तो नालसा का जो कार्यकारी अध्यक्ष है जस्टिस सूर्यकांत को बनाया गया है। किसे बनाया गया? जस्टिस सूर्यकांत को। तो 14 मई 2025 से इनकी अपॉइंटमेंट हुई है। भारत के प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंटमेंट होती है। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 3(2)(b) के तहत यहाँ पे अपॉइंटमेंट होती है। और साथियों इनका जो मेन काम होता है ना, वो है गरीबों को फ्री में लीगल सेवा प्रदान करना। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। तो जो गरीब और वंचित समुदाय हैं उनको मुफ्त में कानूनी सेवा प्रदान करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी की स्क्रीन पर। यूपी सरकार ने 12 नए उत्पादों को एक जिला एक उत्पाद योजना में शामिल किया है। यह योजना कब से स्टार्ट की गई थी? तो अभी ये जो योजना है 2018 में स्टार्ट की गई, 2018 में। ठीक है। तो इसमें 12 नए उत्पादों को शामिल किया गया है। अब टोटल ODOP के तहत 74 इसकी संख्या हो गई है। ठीक है। तो 2018 में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट लॉन्च किया गया था। तो हर एक जो जिला है उसको GI टैग दिया जाता है। सरकार इन उत्पादों को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पहचान के लिए यहाँ पे जो है कहती है कि आप अपना इसका उत्पादन करिए। ठीक है। तो इसमें बागपत कृषि उपकरण और सहायक उपकरण है, सहारनपुर का होजरी उत्पाद है, फिरोजाबाद का खाद्य प्रसंस्करण है, गाजियाबाद का धातु उत्पाद और वस्त्र परिधान वस्तुएं हैं,
अमरोहा में धातु लकड़ी के हस्तशिल्प है। आगरा में पेठा उद्योग, सभी प्रकार के फुटवियर है। हमीरपुर में धातु उत्पाद है। बरेली में लकड़ी का उत्पाद है। एटा में चिकोरी उत्पाद है। प्रतापगढ़ में खाद्य प्रसंस्करण है। ठीक है। फिर बिजनौर में रस और संबंधित उत्पाद है। और बलिया में सत्तू उत्पाद को यहाँ पे ODOP के तहत चुना गया है। अनीता आनंद किस देश की हाल ही फिलहाल में विदेश मंत्री बनाई गई है? तो अनीता आनंद कनाडा की फॉरेन मिनिस्टर बनी। कहाँ की? कनाडा की फॉरेन मिनिस्टर बनी है। ठीक है। लिबरल पार्टी की नेता हैं। इन्होंने गीता पे हाथ रख करके शपथ ली है। कनाडा में ये डिफेंस मिनिस्टर की अहम जिम्मेदारी संभाल चुकी हैं। अब ये फॉरेन मिनिस्टर बनाई गई हैं। भारत ने स्वदेशी ड्रोन रोधी प्रणाली भार्गवास्त्र का परीक्षण किया है। इसको किस कंपनी ने बनाया है? तो भार्गवास्त्र को किसने बनाया पूछा जा रहा है आपसे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। तो इसे बनाया सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड ने। ठीक है। भार्गवास्त्र को सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड ने बनाया है। उड़ीसा के गोपालपुर में सीवर्ड फायरिंग रेंज है, वहां पे सोलर डिफेंस एंड जो एरोस्पेस लिमिटेड है उसके द्वारा भार्गवास्त्र काउंटर ड्रोन सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। तो 2.5 किलोमीटर तक ये ड्रोन को बेअसर कर सकता है। 6 किलोमीटर दूर से ही ड्रोन को पहचान सकता है। और जो बहुत बड़ा झुंड आता है दुश्मनों का ड्रोन का, उसको मार गिराने में सक्षम है। पाकिस्तान के किस क्षेत्र के लोगों ने आज़ादी का ऐलान किया है? तो पाकिस्तान में बलूचिस्तान एक प्रांत है जो कि राजस्थान के बराबर है। उसने फैसला किया है कि वो पाकिस्तान से इंडिपेंडेंट रहेगा। तो आप यहाँ पर मैप में देख सकते हैं, ये भारत है, राजस्थान है, ये ग्रीन एरिया पाकिस्तान है, जो रेड एरिया बलूचिस्तान है। तो बलूच नेता है मीर यार बलूच। इन्होंने बलूचिस्तान की आज़ादी का ऐलान किया। बलूचिस्तान में लगातार ह्यूमन राइट्स, किडनैपिंग, बलात्कार, हिंसा, ऐसा बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। इससे तंग आकर के बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान से आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। 1948 को पाकिस्तान में जबरन ही इसे शामिल कर लिया गया था। ठीक है। ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अप्रैल 2025 के लिए मेहदी हसन मिराज को चुना गया। इनका रिलेशन किस देश से है? तो मेहदी हसन जो है बांग्लादेश से हैं। कहाँ से हैं? बांग्लादेश से इनका संबंध है। बहुत हर महीने प्लेयर ऑफ द मंथ चुना जाता है। तो बांग्लादेश के ऑलराउंडर खिलाड़ी मेहदी हसन मिराज, 2025 के लिए इनको ICC पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। ठीक है। और महिला खिलाड़ी स्कॉटलैंड की है कप्तान कैथरीन ब्राइस, प्लेयर ऑफ द मंथ ही चुनी गई है। WHO ने किस देश पे पोलियो रोग के प्रकोप की घोषणा करी है? तो पोलियो रोग जो है पापुआ न्यू गिनी में वापस से इसकी घोषणा करी है। ये वापस से फैल रहा है। ठीक है। तो पोलियो जो होता है, पोलियोमाइलाइटिस नाम के वायरल डिसीज से होता है, पोलियो वायरस की वजह से होता है। 5 साल से कम उम्र के बच्चों को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, हमारे नर्वस सिस्टम को अटैक करता है। ठीक है। फाइनेंशियल ईयर 2025 पे सबसे ज्यादा GST संग्रह वाले राज्यों में पहला स्थान कौन सा राज्य है? तो महाराष्ट्र इसमें सबसे टॉप में, जो GST कलेक्शन में सबसे टॉप में है, और 3,18,497 करोड़ रुपए GST कलेक्ट किया गया है। दूसरे नंबर पे गुजरात है, तीसरे नंबर पे कर्नाटक है। सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 का जो खिताब है उसे यहाँ पे किसने जीता है? ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप देखें, यहाँ पर देखिए आप, तो ये जो है आप देखें तो इंडिया ने सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप का टाइटल यहाँ पे जीता। किसने जीता है? इंडिया ने जीता है। ये फुटबॉल टूर्नामेंट है। तो अरुणाचल प्रदेश के पापुम पारे जिले के यूपिया में ऑर्गेनाइज किया गया था। 6 देश में पार्टिसिपेट किए और भारत विनर था, उपविजेता बांग्लादेश था। ठीक है। MR श्रीनिवासन का 95 ईयर्स की एज में निधन हो गया। वह कौन थे? तो MR श्रीनिवासन जो थे ये परमाणु वैज्ञानिक थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे। 20 मई को 2025 को तमिलनाडु के उदगमंडलम में इनका निधन हुआ है। तो भारत का जो असैन्य परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम था उसके निर्माता माने जाते हैं। इनका जन्म कर्नाटक बेंगलुरु में हुआ था। ये आप ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कौन सा देश डिफेंस सिस्टम गोल्डन डोम बनाएगा? तो अमेरिका इजराइल से भी मजबूत जो है गोल्डन डोम तैयार करेगा। अमेरिका एक ऐसी यहाँ पे अपने डिफेंस को मजबूत करने के लिए रक्षा प्रणाली बना रहा है कि अगर ऊपर से अंतरिक्ष से भी हमला हो तो ये डोम उनको सुरक्षित रखेगा।
इसमें 14.52 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। चागोस द्वीप समूह पे मॉरिशस और किस देश ने संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? तो चागोस जो आइलैंड है ये यूके और किसके बीच में विवाद है? मॉरिशस के बीच में विवाद है। ठीक है, तो चागोस द्वीप समूह की जो संप्रभुता है मॉरिशस को सौंप दी गई। भारत ने भी इसका समर्थन किया था। तो आप ये साउथ ईस्ट में देखेंगे तो ये चागोस आइलैंड आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर 99 ईयर्स तक जो डिएगो गार्सिया द्वीप है यहाँ पे, तो सैन्य अड्डे का नियंत्रण यूके ही रखेगा। इसके लिए हर साल 101 मिलियन पाउंड का वो यहाँ पे पैसा भी देगा। इसरो ने किस साल को गगनयान वर्ष घोषित किया है? तो इसरो ने 2025 के साल को गगनयान वर्ष घोषित किया है। ठीक है, तो 2025 का जो साल है वो गगनयान को यहाँ पे समर्पित है। जो वी नारायण उन्होंने कहा है अब तक 7200 अंतरिक्ष मिशन हमने पूरे कर लिए, 3000 परीक्षण हमारा भी बाकी है। भारतीय पैरा एथलीट महेंद्र गुर्जर ने F42 भाला फेंक स्पर्धा में कितनी दूरी कर भाला फेंक करके एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो इन्होंने 61.17 मीटर का भाला फेंक करके एक वर्ल्ड रिकॉर्ड यहाँ पे तैयार किया है। तो ये कंपटीशन स्विट्जरलैंड के नॉटविल में हुआ था। पुरुषों की F42 भाला फेंक स्पर्धा में इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, ब्राजील की रॉबर्टो फ्लोरियानी इसका रिकॉर्ड तोड़ा है गुर्जर ने। ठीक है, नेक्स्ट आई देखते हैं, भारत सरकार के द्वारा स्वदेशी 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान के विकास के लिए कौन सी परियोजना को मंजूरी मिली है? तो ये है एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जिसे AMCA बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है उन्होंने डिक्लेयर किया है कि उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान AMC कार्यक्रम का इन्होंने एक्सक्यूशन किया है। हम 5th जनरेशन के लड़ाकू विमान फाइटर एयरक्राफ्ट बनाएंगे। अभी हमारे पास जो 4.5 जनरेशन का राफेल है जो हमने फ्रांस से परचेस किया है, तो डीआरडीओ की एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ADA है, तो वो यहाँ पे 5th पीढ़ी की लड़ाकू विमान को डिज़ाइन करेगी। तो रडार ये जो है ट्रैक करना मुश्किल होगा। जो 5th जनरेशन है ये बहुत सुपरसोनिक गति से उड़ान भरने में सक्षम होगा। ये इसके फायदे हैं। शिवपाल सिंह किस खेल से रिलेटेड है जिन पर 8 साल का हाल ही फिलहाल में बैन लगाया गया है? तो शिवपाल सिंह का रिलेशन जेवलिन थ्रो से है। ये भाला फेंक खिलाड़ी हैं और डोपिंग के मामले की वजह से इन पर 8 साल का बैन लगाया गया है। दूसरी बार डोप टेस्ट में फेल हो गया। नाडा वाडा यहाँ पे जांच करता है। गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया गूगल बीम, ये क्या है? तो गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया गूगल बीम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म है। ठीक है, तो गूगल बीम लॉन्च किया गया है। इसके पहले प्रोजेक्ट लाइनर के नाम से जाना जाता था, इसे गूगल बीम कहा जाएगा। AI बेस्ड 3D वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म है, जैसे आप जूम का यूज करते हैं। ठीक है, आज का आखिरी प्रश्न है, पूरे ब्रॉड गेज रेल नेटवर्क का 100% इलेक्ट्रिफिकेशन करने वाला भारत का 24वां स्टेट या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो ये गुजरात है। तो ब्रॉड गेज से कहते हैं जो 5 फीट 6 इंच की जो रेल पटरियां होती हैं उसको ब्रॉड गेज कहा जाता है। तो यहाँ पर और भी राज्य जो पहले से काम कर चुके हैं, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, झारखंड, MP, ऐसे सारे राज्य जो है ये काम कर चुके हैं। भारत का टारगेट है 2030 तक हमें नेट जीरो कार्बन इमिशन करना है। भारत ने 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का टारगेट यहाँ पे प्राप्त करना है। आपके लिए एक सवाल है, भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा बना है? इसका आंसर आप सभी को मुझे कमेंट बॉक्स पे देना है। यहाँ से आपकी क्लास खत्म हो जाती है। तो आप सभी स्टडी कर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, जहाँ पे आपको PDF मिल जाएगी और टेस्ट सीरीज मिलेगा, ई-बुक्स मिलेगा। 1 ईयर की 2024-2025 की मंथली ई बुक्स हैं। स्ट्रैटेजी के बुक हैं जो कि थ्योरी ऑब्जेक्टिव दोनों बुक हमारे अमेजन पर और हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। ये बुक का टॉपिक वाइज टेस्ट होगा। आज ही आप इस बुक को ऑर्डर करें और पेज बाय पेज पढ़े। पेज बाय पेज आपका टेस्ट भी होगा। टेस्ट पास पे जाकर के एनरोल कर सकते हैं, जहाँ पे 4000 प्लस टेस्ट आपको देखने को मिलेंगे और आप करंट अफेयर्स के पैकेज को भी देखिएगा। ये सारे फैसिलिटीज़ आपको मिलेगी। आप जा कर के देखना, विजिट करना, ई बुक्स भी आप यहाँ पे देख लेना। तो फ्रेंड्स मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मिलते हैं अगले महीने मंथली करंट अफेयर्स के साथ। बाय बाय।